नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 10 जो है पुस्तकालय सहभागीकरण। अब उसका अवधारणा क्या है, आवश्यकता क्या है और उसका स्वरूप क्या है। ठीक है, पुस्तकालय सहभागीकरण चैप्टर 10। ठीक है, इससे पहले हम लोग चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले जो 9 वीडियो कंप्लीट कर लिए हम लोग, ठीक है, उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, पुस्तकालय सहभागीकरण। ठीक है, तो पुस्तकालय सहभागीकरण की क्या अवधारणा है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पुस्तकालय अपने संसाधनों, कर्मचारियों और सेवाओं को साझा करने के लिए एक साथ आते हैं तो इसे पुस्तकालय सहभागीकरण या संसाधन सहभागिता, इंग्लिश में से रिसोर्स शेयरिंग कहा जाता है। कहने का मतलब हो गया कि मान लीजिए 2 से 3 लाइब्रेरी या 4 लाइब्रेरी, 5 लाइब्रेरी क्या करते हैं, अपने संसाधन, उसके पास जो भी संसाधन उपलब्ध है और उसके कर्मचारी क्या करते हैं, सेवाओं का साझा करने के लिए एक साथ आते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, पुस्तकालय सहभागीकरण। मान लीजिए इस लाइब्रेरी में बुक कम है लेकिन उस लाइब्रेरी में उपलब्ध है, तो एक दूसरे को साझा करके अपना काम निकालते हैं। इसी को कहते हैं सहभागीकरण या संसाधन सहभागिता, मतलब एक दूसरे में शेयर करना। ठीक है, इसका मूल मंत्र क्या है? इसका मूल मंत्र है एक के लिए सब और सब के लिए एक। ठीक है, एक के लिए सब और सब के लिए एक। अगला है ज्ञान विस्फोट। प्रकाशनों की बढ़ती संख्या और सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कोई भी पुस्तकालय आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। क्या कह रहा है कि प्रकाशनों की बढ़ती संख्या और सीमित वित्तीय संसाधन, मतलब कोई भी चीज़ लिमिट में है वित्तीय संसाधन, तो उसके कारण क्या होता है कि कोई पुस्तकालय आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। इसलिए पाठकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहभागीकरण की आवश्यक है। मतलब एक दूसरे लाइब्रेरी से संसाधन का क्या करना, साझा करके काम निकालते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सहभागीकरण। ठीक है, चलिए अगला है। इससे पहले पुस्तकालय सहयोग या पुस्तकालय सहकारिता के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इससे पहले इसको क्या किस नाम से जाना जाता था, पुस्तकालय सहयोग और पुस्तकालय सहकारिता। ठीक है, अगला है जी जेफरसन ने कहा था कि सहकारी ग्रंथार्जन कोऑपरेटिव एक्विजिशन का पूरक अंतः पुस्तकालय ऋण है। ठीक है, जी जेफरसन ने कहा था कि सहकारी ग्रंथार्जन का पूरक क्या है, इंटर लाइब्रेरी लोन है। ठीक है, अगला क्या है, पुस्तकालय सहभागीकरण के उद्देश्य एवं आवश्यकता क्या सब, इसको देख लेते हैं। पहला उद्देश्य है पुस्तकालय के सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। ठीक है, पुस्तकालय के सीमित संसाधन जो है, जो भी सीमित है, जितना भी है संसाधन लाइब्रेरी में, उसका क्या करना है, अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। ये पुस्तकालय सहभागीकरण का उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है उपलब्ध संसाधनों की संख्या और उन तक पहुंच में सुधार करना। जो भी संसाधन उपलब्ध है, ठीक है, संसाधन उपलब्ध है उसकी संख्या और उन तक पहुंच में क्या करना है, उसको सुधार करना है। उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करके पुस्तकालय की प्रभावशीलता को बढ़ाना। ठीक है, उपयोगकर्ता की आवश्यकता, जो भी आवश्यकता उपयोगकर्ता को, पाठक को, उसके बेहतर ढंग से पूरा करके पुस्तकालय के प्रभावशीलता को बढ़ाना है। ठीक है, मान लीजिए कि पाठक को आप जो भी उसका डिमांड है अगर उपलब्ध नहीं हो पाया तो इससे क्या होता है कि पुस्तकालय का प्रभावशीलता कम होता है। तो इसलिए उसके प्रभावशीलता को बढ़ाना या उसको सही ढंग से रखना प्रभाव को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पाठक का जो भी डिमांड है उसकी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से हम पूरा कर सकें। ठीक है, प्रलेखों की बढ़ती कीमतों और पुस्तकालयों के सीमित बजट के बीच संतुलन बनाना। ठीक है, प्रलेखों की बढ़ती कीमत के कारण और पुस्तकालय का सीमित बजट, मान लीजिए ज़्यादा बजट तो होता नहीं है पुस्तकालय के लिए। ठीक है, तो इसलिए सीमित बजट के कारण क्या होता है कि बहुत चीज़ का कमी होता है, तो इसलिए इसको क्या करना, संतुलन को बनाए रखने के लिए संसाधन सहभागिता का उपयोग किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, चलिए आगे है आवश्यकता। आवश्यकता क्या सब है? पहला है
या डॉक्टर रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे सूत्र, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, और तीसरे सूत्र, प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले की पूर्ति करता है। ठीक है, ये जो संसाधन सहभागिता है, इसके कारण क्या होता है कि रंगनाथन का जो पुस्तकालय विज्ञान का जो सूत्र दिए हैं उसमें दूसरा और तीसरा सूत्र का क्या करता है, पूर्ति करता है, संसाधन सहभागिता। अगला है साहित्य की विस्फोटक वृद्धि, विषयों के विशिष्टीकरण और सूचना की बढ़ती मांग के कारण यह अनिवार्य हो गया। ठीक है, अगला है अधिकांश पुस्तकालयों में धन, स्थान और कुशल कर्मचारियों की कमी के कारण भी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से पुस्तकालय में क्या होता है कि धन का कमी रहता है, स्थान सही नहीं रहता है, कुशल कर्मचारी नहीं रहता है, तो उसके कमी के कारण भी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, दूसरी लाइब्रेरी से सहयोग लेना पड़ता है। ठीक है, आगे है पुस्तकालय सहभागीकरण के लाभ एवं बाधाएं क्या सब है, देख लेते हैं। इसके लाभ पहले देखते हैं। लाभ है मित व्ययता, संसाधनों की अनावश्यक पुनर्खरीद से बचकर खर्च कम किया जा सकता है। ठीक है, पुस्तकालय सहभागीकरण के क्या लाभ है, लाभ क्या है कि संसाधनों की अनावश्यक पुनर्खरीद, मान लीजिए कि दूसरे लाइब्रेरी में वो बुक उपलब्ध है, तो संसाधन सहभागिता से हम एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि खर्च कम किया जा सकता है। उपयोगकर्ता संतुष्टि, पाठकों को व्यापक संसाधन उपलब्ध होते हैं जिससे उनकी संतुष्टि बढ़ती है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि इस लाइब्रेरी में कोई बुक नहीं है, लेकिन पाठक ने डिमांड किया है, तो वो क्या करते हैं लाइब्रेरी कि दूसरे लाइब्रेरी में अगर उपलब्ध है तो वहाँ से ला करके पाठक को दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसकी जो उसने डिमांड किया है उसका पूर्ति हो जाता है, तो उससे क्या होता है उसकी संतुष्टि बढ़ती है। ठीक है, पाठकों के व्यापक संसाधन उपलब्ध होने से क्या होता है कि उनकी संतुष्टि बढ़ती है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि पुस्तकालय सहभागीकरण से ये सब लाभ हैं। अगला है संसाधनों का अधिकतम उपयोग, सीमित संसाधनों का अधिक से अधिक पाठकों द्वारा उपयोग संभव होता है। मान लीजिए सीमित संसाधन है, ठीक है, लेकिन उसका अधिक से अधिक पाठकों द्वारा उपयोग संभव हो सकता है पुस्तकालय सहभागीकरण के। आगे है बाधाएं क्या सब है। इसका पहला बाधा है मनोवैज्ञानिक बाधा, बड़े पुस्तकालयों पर अधिक भार पड़ना और छोटे पुस्तकालयों द्वारा अपनी स्वायत्तता खोने का डर होता है। अगला है वित्तीय और प्रशासनिक बाधा, अपर्याप्त धन है, जटिल प्रक्रियाएं और प्रशासनिक सहयोग की कमी है। ठीक है, ये सब बाधा हैं। अपर्याप्त धन होता है, जटिल प्रक्रिया है, प्रशासनिक सहयोग की कमी होता है, तो इसलिए ये सब बाधाएं होता है। अगला है तकनीकी एवं संचार बाधा, सुयोग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, संचार माध्यमों की कमी और पुस्तकालयों के बीच भौगोलिक दूरी होता है, तो इससे भी क्या होता है, बाधा उत्पन्न होता है। अगला है असंगठित संग्रह, पुस्तकालयों में अपर्याप्त संग्रह का होना भी एक बड़ी बाधा है। चलिए आगे है पुस्तकालय सहभागीकरण के स्तर। पुस्तकालय सहभागीकरण के स्तर क्या सब है वो देख लेते हैं। संसाधन सहभागिता निम्नलिखित स्तरों पर की जा सकती है। पहला है लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर, दूसरा है रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय स्तर, और तीसरा है नेशनल लेवल पे, और चौथा है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, ये 4 स्तर पे संसाधन सहभागिता के स्तर हैं। ठीक है, अगला है संसाधन सहभागीकरण के स्वरूप एवं प्रमुख गतिविधियाँ क्या सब है। पुस्तकालय सहभागीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ संचालित की जाती है। देखते हैं क्या सब गतिविधि है। तो पहला गतिविधि है सहकारी ग्रंथ भंडारण। क्या है, सहकारी ग्रंथ भंडारण, कोऑपरेटिव स्टोरेज। कम उपयोग में आने वाली सामग्रियों को एक केंद्रीय भंडार गृह में रखा जाता है ताकि पुस्तकालयों में स्थान की बचत हो सके। मान लीजिए कि लाइब्रेरी में ऐसा भी बुक है जिसका उपयोग बहुत कम हो रहा है, ठीक है, तो लेकिन फालतू का क्या हुआ, स्थान छेके हुआ है, मतलब स्थान को, तो इसलिए स्थान उस बुक को क्या करना है कि एक केंद्रीय भंडार गृह में वहाँ से निकाल के रख दिया जाता है ताकि पुस्तकालय में जो स्थान का बचत हो सके, उसके जगह पे कोई नया बुक रखा जा सके। ठीक है, इसलिए जो कम उपयोग में आने वाली सामग्रियाँ हैं उसको एक केंद्रीय भंडार गृह में रखा जाता है ताकि पुस्तकालय में स्थान की बचत हो सके। दूसरा है सहकारी एवं केंद्रीकृत अर्जन, कोऑपरेटिव एंड सेंट्रलाइज्ड एक्यूजिशन। ठीक है, सहकारी एवं केंद्रीयकृत अर्जन।
और तीसरा है सहकारी अर्जन। इसमें क्या होता है कि इसमें शामिल पुस्तकालय अलग अलग विशिष्ट विषयों पर सामग्री क्रय करने की जिम्मेदारी लेता है, जिससे दोहराव से बचा जा सके। ठीक है, इसमें शामिल जो पुस्तकालय क्या होता है, अलग अलग विशिष्ट विषयों पर सामग्री क्रय करने की जिम्मेदारी लेता है, अलग अलग। ठीक है, जिससे क्या होता है कि कोई चीज़ दोबारा खरीदा ना जा सके। ठीक है, अगला है केंद्रीकृत अर्जन। एक केंद्रीय एजेंसी सभी सदस्य पुस्तकालयों के लिए सामग्री का क्रय करती है। केंद्रीकृत अर्जन का मतलब हो गया कि एक केंद्रीय एजेंसी है और ये क्या करता है, सभी सदस्य पुस्तकालय, जो भी सदस्य पुस्तकालय है उसके लिए सामग्री का क्या करता है, क्रय करता है, खरीदारी करता है। अगला है सहकारी सूचीकरण, कोऑपरेटिव कैटालॉगिंग। समय और श्रम बचाने के लिए सभी पुस्तकालयों के लिए एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा सूचीकरण का कार्य किया जाता है। ठीक है, कैटालॉगिंग का कार्य किया जाता है एक केंद्रीय एजेंसी के द्वारा। अगला है संघ सूची, यूनियन कैटालॉग। एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो यह बताती है कि कौन सी सामग्री किस पुस्तकालय में उपलब्ध है। यूनियन कैटालॉग का क्या काम है कि इसमें बहुत से लाइब्रेरी का क्या रहता है, पुस्तक हो गया, शोध ग्रंथ सब हो गया, जो भी रहता है उसका डाटा रहता है। तो इस उपकरण से यह पता चलता है कि किस लाइब्रेरी में कौन सी सामग्री उपलब्ध है। ठीक है, चलिए अगला है इंटर लाइब्रेरी लोन, अंतर पुस्तकालय आदान प्रदान। यह सहभागीकरण का सबसे व्यवहारिक और महत्वपूर्ण स्वरूप। ठीक है, जिसमें एक पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालय से अपने पाठक के लिए ग्रंथ या प्रलेख उधार लेता है। ठीक है, मान लीजिए किसी पाठक को कोई बुक अगर डिमांड कर दिया है तो वो क्या करेगा, अगर उस लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है तो वो दूसरे लाइब्रेरी से क्या करता है, उधार लेता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन। तो यह सहभागीकरण का सबसे व्यवहारिक और महत्वपूर्ण स्वरूप। ठीक है, चलिए अन्य गतिविधियाँ क्या सब है। अन्य गतिविधियाँ, पाठकों को एक दूसरे के पुस्तकालय उपयोग करने की सुविधा देना, कर्मचारियों का आदान प्रदान करना जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़े, और पुस्तकालय सेवाओं का मिलकर प्रचार प्रसार करना। ये सब अन्य गतिविधियाँ हैं। अगला है भारत में संसाधन सहभागिता एवं नेटवर्क। ठीक है, भारत में संसाधन सहभागिता एवं नेटवर्क। भारत में संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नेटवर्कों की स्थापना की गई है। ठीक है, प्रमुख नेटवर्क इसमें इन्फ्लुएनेट हो गया। ठीक है, ये सब का स्थापना क्या हुआ है, संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए इस नेटवर्क का स्थापना किया गया। जैसे इन्फ्लुएनेट है, इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इसका स्थापना कब हुआ, 1991 ईस्वी में। ठीक है, यूजीसी के द्वारा। जैसे डेलनेट हो गया, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क 1988 ईस्वी में हो गया। निकनेट हो गया, अर्नेट हो गया, ये सब संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नेटवर्क हैं। ठीक है, अगला है इंसडॉक, अब निस्केयर के नाम से जाना जाता है। नेस्डॉक जैसे संगठनों ने विभिन्न विषयों में संघ सूची, यूनियन कैटालॉग तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, ये सब नेटवर्क है जो लाइब्रेरी में क्या करता है, संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए आगे है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को हो गया, इफ्ला हो गया, एफआईडी जैसे संगठन संसाधन सहभागिता को बढ़ावा दे रहा है। ये सब हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यूनेस्को, इफ्ला, एफआईडी। अगला है कंप्यूटरीकृत लाइब्रेरी नेटवर्क। कंप्यूटर और नेटवर्क तकनीक ने संसाधन सहभागिता को एक नई दिशा दी है। ठीक है, कंप्यूटर और नेटवर्क तकनीक के आने से क्या हो गया, संसाधन सहभागिता और आसान हो गया है। नेटवर्क के माध्यम से कोई भी पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालय के ऑनलाइन कैटलॉग ओपेक को देखकर वांछित जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये सब था आज के थ्योरी में। चलिए हम लोग थोड़ा सा अब 25 क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉडल क्वेश्चन जो है। पहला प्रश्न है, ज्ञान विस्फोट और उपयोगकर्ताओं के विभिन्न मांगों के कारण किसकी आवश्यकता उत्पन्न हुई है। ज्ञान विस्फोट और उपयोगकर्ताओं की विभिन्न मांगों के कारण किसकी आवश्यकता उत्पन्न हुई है। ऑप्शन है पुस्तकालय स्वचालन, पुस्तकालय वर्गीकरण, पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण, पुस्तकालय भवन निर्माण। तो क्या हो जाएगा, पुस्तकालय, ऑप्शन सी हो जाएगा, पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुस्तकालय सहभागीकरण का मूल मंत्र क्या है। तो हो जाएगा एक के लिए सब और सब के लिए एक, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, जी जेफरसन के अनुसार सहकारी ग्रंथार्जन का पूरक क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा अंतर पुस्तकालय ऋण। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र पुस्तकालयों द्वारा पारस्परिक लाभ के लिए सूची उत्पादन के कार्य में सहभागिता करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी सहकारी सूचीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालयों के बीच संसाधनों के आदान प्रदान के लिए एक आवश्यक एवं उपयोगी उपकरण क्या है? बताइए आप लोग। तो हो जाएगा ऑप्शन ए संघ सूची यूनियन कैटालॉग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगठन ने वैज्ञानिक अनुक्रमिक प्रकाशनों की संघ सूचियों का संकलन किया है? क्या हो जाएगा? इंसडॉक। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में डेलनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? डेलनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? तो हो जाएगा ये राष्ट्रीय नेटवर्क है डेलनेट। अगला प्रश्न है, एलन केंट ने कंप्यूटर नेटवर्क के किस नवीन व्यवस्था की संरचना प्रस्तुत की थी? तो हो जाएगा ऑप्शन बी स्कीमा। चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तकालय सहभागीकरण का इनमें से कौन सा एक लाभ है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए मितव्ययता। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय सहभागीकरण में एक प्रमुख बाधा क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी अपर्याप्त धन। अगला प्रश्न है, नेस्डॉग द्वारा इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो हो जाएगा ऑप्शन बी 1988 में। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय सहभागीकरण का सबसे व्यवहारिक स्वरूप किसे माना जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर पुस्तकालय आदान प्रदान। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा स्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति ने अनुपयोगी पाठ्य सामग्री के संरक्षण हेतु प्रत्येक राज्य में क्या स्थापित करने का सुझाव दिया था? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है पुस्तक खत्ती या पुस्तक आगार, चल पुस्तकालय, एक नया विश्वविद्यालय और एक डिजिटल पुस्तकालय। क्या हो जाएगा? पुस्तक खत्ती, पुस्तक आगार। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के अर्जन में एक केंद्रीय पुस्तकालय अपनी शाखाओं के लिए ग्रंथार्जन करता है? तो हो जाएगा केंद्रीकृत अर्जन। अगला प्रश्न है, इन्फ्लिवनेट का पूरा नाम क्या है? तो हो जाएगा इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस स्तर पर पुस्तकालय सहयोग में विभिन्न देशों के पुस्तकालय शामिल होते हैं? किस स्तर पर पुस्तकालय सहयोग में विभिन्न देशों के पुस्तकालय शामिल होते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक प्रमुख कार्यक्रम यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस यूएपी है? तो किसका है? इफ्ला का है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के कौन से दो सूत्रों की मांग को पूरा करने के लिए पुस्तकालय सहयोग आवश्यक है? तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? द्वितीय और तृतीय सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पुस्तकालयों में कम उपयोग की जाने वाली या अप्रचलित पाठ्य सामग्री को एक केंद्रीय स्थान पर रखने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग? सहकारी भंडारण कहा जाता है, ऑप्शन सी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा मुद्रित सूची पत्रक प्रदान करना किस प्रकार के सहयोग का उदाहरण है? ऑप्शन हो जाएगा बी सहकारी सूचीकरण। अगला प्रश्न है, अंतर पुस्तकालय आदान प्रदान हेतु कौन सा उपकरण विभिन्न पुस्तकालयों में वांछित पाठ्य सामग्री के स्थान पर निर्धारण करता है? हो जाएगा संघ सूची, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में ICSSR एवं JNU के संयुक्त तत्वाधान में कौन सा केंद्र स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा नेस्डॉक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
पुस्तकालय कर्मियों का एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय में आदान प्रदान किस प्रकार के सहभागिता का हिस्सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा कार्मिक संसाधन सहभागिता। कार्मिक संसाधन सहभागिता, कार्मिक संसाधन सहभागिता। अगला प्रश्न है, पुस्तकालयों के कंप्यूटरीकृत नेटवर्क के लिए कौन सी टोपोलॉजी या टेक्नोलॉजी अधिक उपादेय यूजफुल होती है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा स्टार नेटवर्क टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विपणन लाइब्रेरी मार्केटिंग किस प्रकार के सहभागिता का एक हिस्सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी पुस्तकालय प्रचार प्रसार में सहभागिता। तो इस तरह से हम लोग का चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, पहले थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर 25 क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।